चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है टर्मिनल विभवांतर। क्या है? टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? सेल का टर्मिनल क्या विभवांतर या टर्मिनल विभव भी कह सकते हैं। चलिए हम विभव लिख लेते हैं। टर्मिनल विभव। एक तो है टमाटर वाला टर्मिनल विभव। समझिएगा टर्मिनल विभव है क्या। हमने जब विद्युत वाहक वाला आपको बताया तो सेल बनाया था ना ऐसे, ठीक। सेल में जो दो राड आपको दिख रहा है, ये दो राड है सेल में। इस राड को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। एक निगेटिव होता है और एक जो निगेटिव होता है उसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या निगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव होता है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और सेल के अंदर विलयन होता है। किसका विलयन होता है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ का। कोई पूछ दे वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह किया जा सके उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। अगर कोई प्रश्न करे कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ के विलयन में धारा का प्रवाह हो सकता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। तो वो पदार्थ का ये विलयन है। ठीक है, अगर कॉपर सल्फेट को घोला जाए और घोल में विद्युत धारा प्रवाहित हो सके तो कॉपर सल्फेट क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। अगर सोडियम क्लोराइड नमक को पानी में घोला जाए और उस विलयन में धारा बह सकती है तो नमक को क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। H2SO4 को पानी में डाला जाए और उसमें धारा प्रवाहित हो सके तो H2SO4 क्या है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य समझ में आ गया? जिस पदार्थ के विलयन में धारा क्या हो? प्रवाहित हो, उस पदार्थ को क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। तो जब सेल बनाते हैं तो सेल में जो विलयन यूज होता है वो किसका रहेगा? विद्युत अपघट्य का रहेगा। ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक, सेल के बाहर सेल के दोनों ये टर्मिनल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और इनको टर्मिनल भी बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड का मतलब ये पूरा राड, टर्मिनल का मतलब ये पॉइंट। समझ में आई बात? तो अगर इस टर्मिनल को किसी तार द्वारा या यहाँ पर कोई बल्ब लगा दें, ठीक, ऐसे टर्मिनल को क्या करें? जोड़ दें। ठीक है, ठीक। जैसे आप जोड़ेंगे तो बल्ब क्या होगा? जलने लगेगा, ऐसे रोशनी मिलने लगेगी। तो इसका मतलब सेल इसमें क्या दे रहा है? धारा। ठीक है, तो सब जब इसमें बल्ब जल रहा है इसका मतलब सेल के बाहर परिपथ में भी धारा बह रही है और सेल के अंदर भी धारा बह रही है। ठीक है, तभी जाकर के ये पूरा सर्किट क्या होगा? कंप्लीट होगा। अगर सेल के अंदर धारा नहीं बहेगी तो फिर धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ आके खत्म हो जाएगी। ठीक, फिर धारा का कनेक्शन क्या होगा? टूट जाएगा। तो फिर आगे करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो करंट फ्लो करने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना क्या है? जरूरी है। तो अगर बल्ब जल रहा है तो ये तो समझ लीजिए सेल के बाहर परिपथ में और सेल के अंदर दोनों जगह धारा प्रवाहित हो रही है। समझ में आया बात? तो देखिए, सेल के बाहर जो परिपथ है और सेल के अंदर जो परिपथ है, इन दोनों परिपथ को मिलाकर हम सेल का संपूर्ण परिपथ कहते हैं। सेल के बाहर परिपथ और सेल के अंदर परिपथ, ठीक है, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? संपूर्ण परिपथ। तो संपूर्ण परिपथ में
धारा को प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। या हम ये कहें कि संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को, क्योंकि जब आवेश प्रवाहित होगा तो भी धारा बहेगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल के संपूर्ण परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देगा, ठीक है, वही ऊर्जा सेल का क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। ये चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेल का टर्मिनल विभव। ठीक है, संपूर्ण परिपथ की जब भी बात होगी तो समझ लीजिएगा धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, या किसी सेल के कारण परिपथ में धारा बह रही है तो उस सेल का वोल्टेज उसका क्या है? विद्युत वाहक बल है। ठीक है, मतलब आपसे अगर कहा जाए कि 5 वोल्ट के सेल के कारण एक परिपथ में धारा बह रही है तो जो 5 वोल्ट है वो V का मान नहीं है, किसका मान है? E का, क्योंकि धारा बह रही है यानी करंट चल रहा है, तो करंट तभी चलेगा जब संपूर्ण परिपथ की बात होगी। ठीक है, तो अगर धारा बह रही है तो समझ लीजिएगा वो वोल्टेज किसका मान है? विद्युत वाहक बल का। ठीक है, लेकिन अगर धारा नहीं बह रही है, क्यों नहीं बह रही है ध्यान दीजिएगा। टर्मिनल जो विभव होता है वो केवल बाह्य परिपथ की बात करता है, इस सेल के अंदर जो परिपथ है उसकी बात नहीं करता है। सेल के बाहर इन दोनों टर्मिनलों के बीच एकांक कूलाम के आवेश को, केवल बाहर, सेल के बाहर एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी वो सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभव कहलाएगा। सेल के बाहर के परिपथ में, संपूर्ण में नहीं, केवल बाहर के परिपथ में, ठीक है, एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देगा वो सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभव। क्योंकि जो सेल ऊर्जा दे रहा है वो केवल सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच प्रवाहित हो रहा है, इसीलिए उस ऊर्जा का नाम हो गया टर्मिनल विभव। और जब वही ऊर्जा संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होगा तो उस ऊर्जा का नाम हो जाएगा विद्युत वाहक बल। दोनों में अंतर समझ में आया? टर्मिनल विभव जो होता है वो भी ऊर्जा है और विद्युत वाहक बल भी क्या है? ऊर्जा है, और दोनों वो ऊर्जा है जो एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, टर्मिनल विभव और विद्युत वाहक बल दोनों क्या है? ऊर्जा है, लेकिन दोनों वो ऊर्जा है जो एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी जाती है। अगर वह ऊर्जा केवल बाह्य परिपथ में खर्च होती है तो उस ऊर्जा का नाम हो जाएगा टर्मिनल विभव। लेकिन अगर वो ऊर्जा संपूर्ण परिपथ के लिए खर्च हो रही है तो उसका नाम हो जाएगा विद्युत वाहक बल। समझ में आ गई बात? टर्मिनल विभव और विद्युत वाहक बल में अंतर बहुत जरूरी है समझना। टर्मिनल विभव केवल सेल के टर्मिनलों के बीच बाह्य परिपथ की बात करेगा और विद्युत वाहक बल सेल के बाहर और सेल के अंदर जो परिपथ है यानी संपूर्ण परिपथ की बात करेगा। तो एकांक कूलाम के आवेश को सेल के टर्मिनलों के बीच बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल जब ऊर्जा देगा तो वो टर्मिनल विभव होगा, लेकिन उसी एकांक कूलाम के आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल होगा। समझ आई बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि टर्मिनल विभव क्या है तो लिखेंगे सेल के
टर्मिनलों के बीच बाह्य परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, सेल के टर्मिनलों के बीच एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभव होगा। लेकिन अगर उसी एकांक कूलाम के आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित किया जाए तब जो सेल ऊर्जा देगा वो उसका क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। तो जब भी विद्युत वाहक बल की बात होगी तो समझ लीजिएगा धारा बह रही है या धारा बह रही है तो वह वोल्टेज क्या है? विद्युत वाहक बल है। ठीक, लेकिन अगर केवल बाह्य परिपथ की बात करेंगे तो क्या धारा बहेगी? क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी, क्योंकि एकांक कूलाम के आवेश को केवल बाह्य परिपथ में प्रवाहित करना है, सेल के इस अंदर वाले परिपथ में प्रवाहित। तो जब तक अंदर आवेश प्रवाहित नहीं होगा, अंदर धारा बहेगी नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। यानी जब वोल्टेज टर्मिनल विभव होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जब वोल्टेज विद्युत वाहक बल का होगा तो धारा बह रही होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करता है और टर्मिनल विभव केवल सेल के बाहर, टर्मिनलों के बाहर का जो परिपथ है उसमें प्रवाहित करता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। अगर हम टर्मिनल विभव का सूत्र समझें, सूत्र क्या होगा, तो हमने तो यही कहा है कि सेल के टर्मिनलों के बीच बाह्य परिपथ में एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का टर्मिनल विभव कहलाता है। एकांक कूलाम के आवेश को मान लीजिए, समझिएगा, सेल के बाहर के परिपथ में, ठीक है, Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा दी जा रही है। सेल के बाहर के परिपथ में Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा दी जा रही है, तो एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाएगी? हाँ, Q कूलाम के आवेश को केवल बाहर के परिपथ में प्रवाहित करने के लिए W जूल ऊर्जा दी जा रही है। तो एकांक कूलाम के आवेश को केवल बाहर प्रवाहित करना हो तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? W बटा Q। कई बार बता चुके हैं, हमेशा बताते हैं, देखो 10 रुपया के 20 आम तो एक आम के दाम कितना हुई? तो क्या करते हो? 20 बटा 10, यही करते हो ना। इस वाले में इससे भाग दे देते हो तो एक आम का दाम निकल गया कितना? उसी तरह से Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में W जूल, तो एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में N होगा। और यही डिफिनीशन कह रहा है, एकांक कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा, तो एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए कितनी ऊर्जा दी जाएगी? तो वही ऊर्जा सेल का क्या कहलाता है?
इसका मतलब V बराबर हो गया W बटा, समझ में आ गई बात। तो ये टर्मिनल विभव का सूत्र है और यही सूत्र E का भी है। देख लो, विद्युत वाहक बल का भी यही सूत्र है, टर्मिनल विभव का भी यही सूत्र है। इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल प्रति, इसका भी मात्रक क्या होगा? वोल्टेज होगा, जूल प्रति कूलाम होगा। जो विभव सूत्र उसका है वही विभव सूत्र इसका भी होगा। हो गया? सही है। तो देखो अब बात कर लेंगे, ध्यान रखो इधर, यदि सॉरी इसका टर्मिनल विभव का इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति और एक मात्रक वोल्ट। समझ में आई बात? एक और होगा विमीय सूत्र, सही है। इसका विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या होता है जी? m l पिट माइनस 2 के 2 हाँ हो गया। यही सब इसका विमीय सूत्र, यही सब इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, समझिए, ध्यान देना आगे। समझो, यहां पर हमने एक बल्ब लगाया था, अगर इसके जगह हम कई बल्ब लगा दें, 2-3 ठो बल्ब लगा दें, या इसको हटाकर 2-3 ठो प्रतिरोध लगा दें, समझना बात को। मान लो एक बल्ब लगाती एक प्रतिरोध का काम करेगा, लेकिन अगर सेल के टर्मिनलों के बीच हम ऐसे 3 प्रतिरोध लगा दें, ऐसे, ठीक है, 3 प्रतिरोध हमने क्या किया? लगा दिया। तो जब सेल यहां से ऊर्जा देगा, आवेश Q कूलाम का आवेश प्रवाहित करेगा, सेल करेगा कि नहीं करेगा? Q कूलाम का आवेश सेल क्या करेगा? प्रवाहित करेगा, ठीक है। और यही Q कूलाम का आवेश सब में प्रवाहित करना है, सब में क्या करना है? प्रवाहित करना है। तो सब में हो सकता है इसका प्रतिरोध ज्यादा हो, तो यहाँ पर सेल को ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इसका प्रतिरोध अगर कम होगा तो कम ही काम करना पड़ेगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी ऊर्जा जो दिए गई ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी? W के, ठीक है। केवल बाहर के परिपथ की बात हो रही है। अगर सेल के टर्मिनलों के बीच कई प्रतिरोध लगे हों, ठीक है, तो जब सेल ऊर्जा देगा, Q कूलाम के आवेश को जब सब में भेजेगा, तो जो जैसा प्रतिरोध होगा वहां पर सेल को उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। सबको बराबर ऊर्जा नहीं देना पड़ेगा, कारण सबका प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है, सब में रुकावट अलग अलग होगा। जैसे मान लो अगर आप किसी रोड से जा रहे हो, मान लो 3 रोड है, ऐसे 3 रोड है, एक रोड एकदम चिकना है, एक रोड पे खूब भैंस बकरी खूब झुंड में बाटी, एक रोड टूटल फूटल एकदम बा, तीनों पे जाना है, ठीक है। समझो, तुम बाबा वाला बस ले लिए, बाबा वाला बस देखे हो ना, ये बाबा वाला बस ले लिए, तीनों को बराबर दूरी चलना है, किस पर ज्यादा समय लगेगा? जौन रोड एकदम टूटल फूटल हुई, नहीं समय ज्यादा लगेगा, इस वाले पे समय ज्यादा लगने का मतलब ऊर्जा ज्यादा खर्च होगा। डीजल वाली अगर बस होगी तो तेल ज्यादा खर्च करेगा, पेट्रोल वाली बस होगी तो पेट्रोल ज्यादा खर्च करेगा। तो इसका मतलब ये रोड उबड़ खाबड़ है, इसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। तो जब बसवा वो है, लेकिन यहाँ 4 लीटर खा गई, हेमन 3 लीटर तेल खैले, हेमन 1 लीटर, बस वही दूरी वही, लेकिन खपत क्या हो गया?
इसमें कितना खाया, इसमें और इसमें 5, सही है। 4 कहे हो तो 4 लिख लो, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखना ध्यान से, बस वही, लेकिन ऊर्जा ज्यादा और कम खर्च हो रहा है। एक में 4 लीटर की ऊर्जा खर्च हो रही है, एक में 3 लीटर की ऊर्जा खर्च हो रही है, एक में 1 लीटर में काम चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वहां पर बस ज्यादा तेल खा रहा है, ज्यादा ऊर्जा लगा रहा है। जहां पर थोड़ा सा सिचुएशन सही है रोड का, वहां पर वो कम ही तेल में जा रहा है, और जहां पर एकदम सिचुएशन सही है वहां पर सबसे कम ऊर्जा लग रहा है। तो ये जो रुकावट है, जैसा इनका रुकावट है, प्रतिरोध है, वैसा ऊर्जा खर्च हुआ है। उसी तरह से ये 3 जो प्रतिरोध है वो इस 3 रोड की तरह काम कर रहे हैं। अगर इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इस, जैसे बस वही था वैसे आवेश इसमें वही है, इस आवेश को इस प्रतिरोध में प्रवाहित करने के लिए बैटरी को ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। अगर ये वाला प्रतिरोध कम होगा तो इसी आवेश को इसमें प्रवाहित करने के लिए बैटरी को कम ऊर्जा देना पड़ेगा। और यदि ये रोड सबसे खराब है इस तरह का, तो इसी आवेश को इसमें प्रवाहित करने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा देना, तो सबका अलग अलग ऊर्जा खर्च होगा, क्योंकि सबका प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। वो प्रतिरोध पे डिपेंड करेगा। अगर सबका प्रतिरोध बराबर होगा तो सब में ऊर्जा बराबर खर्च होगी, लेकिन अगर प्रतिरोध कम बेसी है तो ऊर्जा भी कम बेसी खर्च होगा। समझ में आ गई बात। तो हमने कहा कि यदि सेल के टर्मिनलों के बीच R1, R2, R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं, तो उनमें Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए W1, W2, W3 जूल ऊर्जा व्यय होगा। सही है, इतना जूल ऊर्जा व्यय होगा। अच्छा, V बराबर क्या होता है, W बटा यही होता है। सही है, तो देखो W का जो मान है, यही W इस सब में बटा है ना, तो W के जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, बटा V बराबर ये Q सबका बटा हो जाएगा, W1 बाई W2 बाई W3 बाई। सही है। अच्छा, अब देखो ये फार्मूला हो गया V का, ये भी V का, लेकिन W1 बाई Q तो ये हो जाएगा V1, W2 बाई Q क्या हो जाएगा, और ये V3। तो सेल के टर्मिनलों के बीच टर्मिनल विभव ये हो जाएगा। ये तब होगा जब सेल के टर्मिनलों के बीच कई प्रतिरोध जुड़े हों, तब टर्मिनल विभव का फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेल के टर्मिनलों के बीच केवल तार लगा हो, कोई प्रतिरोध ना हो, तो सेल का टर्मिनल विभव ये हो जाएगा। समझ में आई बात है। तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है कि सेल के टर्मिनल विभव से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी बात है कि सर सेल के टर्मिनलों के बीच बाह्य परिपथ में, कि कहाँ पर, बाह्य परिपथ में एकांक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा देगा उस सेल का टर्मिनल विभव कहलाएगा। लेकिन अगर उसी एकांक कूलाम को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करना हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल
कहलाता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम, दोनों का मात्रक सेम, दोनों का विमीय सूत्र सेम, लेकिन दोनों के काम में अंतर है। और इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दोनों का अंतर समझना बड़ी जरूरी है। फार्मूला मात्रक सब सेम मिलेगा, लेकिन अगर जब तक आप इसके फंक्शन को नहीं समझेंगे तो अंतर को नहीं समझेंगे। ई संपूर्ण परिपथ की बात करेगा और भी केवल बाह्य परिपथ की बात करेगा। ठीक है, अगर किसी परिपथ के लिए ई का मान भी से ज्यादा है तो समझ लो वह परिपथ में धारा बहेगी। मतलब विद्युत वाहक बल ई ग्रेटर देन भी, सॉरी ई ग्रेटर देन भी, अगर इस तरह से है तो समझ लेना उस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। लेकिन अगर ई और भी बराबर हो गया या ई भी से छोटा हो गया तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कई बार यही प्रश्न पूछा है कि किसी वैद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी है ई बराबर भी ग्रेटर देन ई या ई ग्रेटर देन भी। तो ई ग्रेटर देन, जब तक सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उसके विभव से बड़ा रहेगा तब तक परिपथ में धारा बहती रहेगी। लेकिन जैसे ही ई भी के बराबर हो जाएगा या भी से छोटा हो जाएगा तो परिपथ में धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। यानी कोई भी अगर परिपथ है सेल से जुड़ा है तो ये जान लीजिए उसका ई का मान अगर भी से बड़ा है तो उसमें धारा बहेगी, लेकिन अगर ई का मान भी से छोटा हो गया, बराबर हो गया, तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। नोट कर लीजिए, देख लो ई और भी का सबसे बड़ा कंसेप्ट समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि टार्च का सेल, टार्च सब लोग देखे हो, टार्च में जो सेल लगता है वो सेल टार्च को जलाते जलाते जलाना बंद हो जाता है। मतलब आप कहते हो सेल डिस्चार्ज हो गया, कहते हो सेल को निकाल के फेंक देते हो, नया सेल लाके टार्च में लगाते हो। देखो सेल पूर्ण रूप से डिस्चार्ज नहीं होता है, पहला चीज ध्यान रखना। सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कम होता है। जैसे मान लो एक टार्च है, मान लो ये एक टार्च है, ठीक है, ऐसे एक टार्च है, ठीक, और इसमें हमने एक सेल लगाया ऐसे, ठीक। इस टार्च का जो वोल्टेज दिया रहता है कि इतने वोल्ट का जब ये करंट पाएगा तभी टार्च जलेगा। मान लो इस टार्च का वोल्टेज है 5 वोल्ट, हमने जो सेल लगाया उसका विद्युत वाहक जो बल है, उस सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो है 7 वोल्ट। यानी 7 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाले सेल को इस 5 वोल्ट के टार्च में हमने इस्तेमाल किया। तो यहाँ तो देखो ये ई का मान है और है भी का मान है, क्योंकि सेल के बाहर टार्च का परिपथ है, सेल के अंदर टार्च है, सेल के बाहर है, और सेल के बाहर जो परिपथ होता है उसी को क्या कहते हैं, समझ में आई बात। तो ये इस टार्च का वोल्टेज है तो ये भी हो गया, और सेल का जो वोल्टेज होगा वो ई होगा। समझिएगा बात को। जब सेल को आप इस्तेमाल करोगे तो सेल का क्या घटेगा, ई या भी, ई घटेगा। कारण समझो, है तो टार्च बन रहेगा, टार्च का वोल्टेज, अब टार्च जलाते जलाते टार्च ढेबरी थोड़ी ना होगा का। अगर टार्च बराबर इस्तेमाल करोगे तो टार्च टार्च ही रहेगा, जले या ना जले, लेकिन वो ढेबरी नहीं होगा, हो जाएगा। तो अगर टार्च का वोल्टेज 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही रहेगा, और वो फिक्स है कि 5 वोल्ट से कम अगर धारा पाएगा, उससे कम पाएगा तो नहीं जलेगा। तो जब सेल को आप यूज करते हो तो सेल का जो ई है वो धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि सेल को आप इस्तेमाल कर रहे हो।
तो सेल का जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। जैसे सेल का ई 5 हुआ, घट के कितना हो गया 5, ई जैसे 5 हुआ तो V के बराबर हो जाएगा, होगा। और जैसे ई का मान V के बराबर हुआ, टार्च नहीं जलेगा, टार्च नहीं जलेगा, टार्च कितनों बटन दबाएंगे बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आ गई बात। हम क्या करते हैं, उसी कंडीशन में बल्ब टार्च के अंदर से सेल निकाल के फेंक देते हैं। आप कभी भी उठाइए उस सेल को, फेंकिए मत, उस सेल को लाइए और दीवार की घड़ी में लगा दीजिए, फिर देखिए दीवार की घड़ी चल रही है। अगर वो सेल पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो गया होता तो घड़ी चलती नहीं ना, लेकिन घड़ी चल रही है उसी सेल से। क्यों क्यों रीजन समझिए। जो घड़ी है उसका जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट। घड़ी का वोल्टेज कितना है, यानी घड़ी 3 वोल्ट के करंट पे चलेगी, ठीक है। और सेल का वोल्टेज घट के कितना हुआ है, तो 3 से ज्यादा है कि नहीं है, तो घड़ी को चलाने के लिए पर्याप्त है। घड़ी को चलाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। घड़ी को चलाएगा और चलाते चलाते जैसे 5 से घटते घटते 3 हुआ, फिर घड़ी को भी नहीं चला पाएगा। समझ में आई बात। घड़ी को चलाना बंद कर देगा। अब आप उठे, उठा के फेंक दिए, मत फेंकिए उसको, आगे बढ़िए। 3 हो गया, अब लाके उसको रिमोट में लगाओ, रिमोट में लाओ सेल को। रिमोट का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। रिमोट का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। और घड़ी का घट के वोल्टेज कितना हुआ है सेल का, तो रिमोट से ज्यादा है कि नहीं है, तो रिमोट को चलाएगा, रिमोट को इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे ही ये घट करके 3 से 2 हुआ तो रिमोट को नहीं चलाएगा, बंद। समझ में आ रहा है ई और भी का कंप्रोमाइज कैसे होता है, रिमोट को भी नहीं चलाएगा। अब आप सेल को फेंक देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई परिपथ हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जो रिमोट से भी कम वोल्ट पे चल रहा हो, 1 वोल्ट पे, अगर कोई सिस्टम आपके पास है जो 1 वोल्ट पे चल रहा है, तो इस 2 वोल्ट ईएमएफ वाला जो सेल बचा है उसको उसमें लगा दो, उसको चलाएगा। सेल जब तक ई बड़ा रहेगा, समझो भी से, तब तक धारा को भेजता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। ई और भी में क्या अंतर है, हम लोग ये चीज नहीं समझते। हम लोग कहते हैं टार्च नहीं जला रहा है, पप्पा सेल डिस्चार्ज हो गई बा, नया ले आओ। कब वो इस्तेमाल करके देखो, जो मैं बोला हो रहा है कि नहीं हो रहा, एकदम होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया ये और भी, कोई डाउट नहीं ना किसी को। हाँ, तो अब इसको नोट कर लीजिए, ये वाला मत नोट करना, एक टार्च उर्च वाला, बस इतना समझ लेना। धारा तब तक बहेगी सेल से जब तक सेल का ई भी से क्या होगा। बहुत अच्छे, धन्यवाद।